गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सबको। हाँ, आज हम फिर दोबारा से कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं तैयार किया हूं और आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच मीन्स द सेम एज द गिवन कीवर्ड ड्रैगिस्ट। देखो, यहां पर जो ये वर्ड है, यहां पर जो ये वर्ड है, यहां पर हमारे पास में जो वर्ड है ड्रैगिस्ट, ड्रैगिस्ट वर्ड है। तो इसका क्या मतलब होता है? चार ऑप्शन है हमारे पास। देखो, चार में पहला है डीलर इन इंटॉक्सिकेंट्स, दूसरा है वन हु सेल्स ओपियम, थर्ड है ए पर्सन क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है वैसे, और थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। इसमें जो वर्ड दिया गया है, देखो ड्रगिस्ट, ये ड्रग्स जो आप सुनते हो DRUGS, जो ड्रग्स कहते हैं ना, ड्रग्स ले रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, आपका सामान्य बोलचाल में ये भाषा है हमारी कि तो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स लेता है। तो आप क्या अज्यूम कर रहा है, हो रहा है आपको? इसका अर्थ क्या लग रहा है आपको? क्या अर्थ होना चाहिए इसका? क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर सी है। सही बता रहे हो? चलो, अच्छा, पहले का सी कैसे आना चाहिए इसमें? पर्सन क्वालिफाइड टू सेल्स ड्रगिस्ट, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि डीलर इन इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब होता है जो मादक पदार्थ होते हैं, जो मादक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, उनका डीलर जो होता है, उनको बेचने वाला व्यक्ति, जैसे वाइन है या और भी बहुत सारे नशीले पदार्थ है जिनको डीलिंग का काम करता है। देखो, एक चीज ध्यान रखना, डीलर जो होता है, डीलर के आगे कई बार प्रपोजिशन भी पूछ लेता है, तो हम इनका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनका। हाँ, डीलर ऑफ नहीं, डीलर इन, डीलर इन। तो ये आप ध्यान रखें कि डीलर इन इंटॉक्सिकेंट्स, इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब होता है नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ। जैसे कि हम कहें कि वाइन है, और भी बहुत सारे नशीले पदार्थ हैं, ठीक है, जो आजकल इंजेक्ट कर लेते हैं और नशे के शिकार हो जाते हैं। आजकल के युवा वर्ग में बहुत ज्यादा ये क्रेज चल रहा है, ये बहुत गलत है, गलत दिशा में जा रहे हैं वो। ठीक है, तो जो डीलर इन इंटॉक्सिकेंट्स, तो ड्रैगिस्ट वो तो नहीं होता। अगर आपका तीसरा आंसर, आप कह रहे हो कि तीसरा आंसर सही है, इसमें पर्सन क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स। दूसरा है वन हु सेल्स ओपियम। ओपियम का मतलब क्या होता है? अफीम। क्या होता है? आपने अफीम का नाम सुना हुआ? अफीम भी एक मादक पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ है, उसको सेवन करने से नशा होता है। तो देखो, ये ओपियम है, OPIUM, OPIUM, ओपियम, 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 इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ओपियम, ओपियम। ठीक है, तो ओपियम जो होता है उसका मतलब होता है अफीम। तो जो अफीम का सेल करता है, यानी अफीम बेचने वाला ड्रगिस्ट होता है क्या भाई? अफीम बेचने वाला ड्रगिस्ट होता है क्या? तो फिर कौन होता है ड्रगिस्ट? ड्रग्स बेचने वाला। तो ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स का मतलब क्या होता है? नशा करने वाली चीजें। तो वो सारी नशा करने वाली चीजें ही है फिर तीसरा आंसर कैसे सही है इसमें? देखो, आप थोड़ा गलत अज्यूम कर रहे हैं। जो ड्रग्स का मतलब होता है, एक्चुअली ड्रग्स का मतलब यहां पर है जो केमिस्ट होता है। कौन होता है? केमिस्ट, जो आपको दवाइयां वितरित करता है। आप मेडिकल पे जाते हो, जो मेडिकल पे जो मेडिसिन लेते हैं, वो ड्रग्स का, यहाँ उसका मतलब है ड्रग्स। तो जो व्यक्ति जो होता है, वो जो केमिस्ट होता है, जो केमिस्ट होता है, केमिस्ट, CHEMIST, केमिस्ट, जो दवाइयां देता है। मेडिकल पे जाते हो आप, तो मेडिकल पे जो दवाइयां वितरण करता है, आपको दवाइयां देता है, आप पर्ची ले जाकर के देते हो, और वो आपको दवाइयां देता है, उस व्यक्ति को ड्रगिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रगिस्ट। तो रियल मीनिंग इसका ये है, आप थोड़ा गलत अज्यूम कर रहे हो कि कोई ड्रग्स ले रहा है तो नशीले पदार्थ ले रहा है। नहीं, ड्रग्स का मतलब यहाँ दवाइयों से है। किससे है? दवाइयों से। दवा बेचने वाला व्यक्ति, दवा बेचने वाला व्यक्ति ड्रगिस्ट होता है। अब इसका एक मतलब आप और भी अज्यूम कर सकते हो कि ड्रग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रग्स लेने वाला, आपके दिमाग में ही चल रहा है कि नशा करने वाला व्यक्ति।
नशा करने वाला व्यक्ति जो होगा वो इंटॉक्सिकेंट्स लेगा, यानी मादक पदार्थ लेगा। क्या लेगा? मादक। हाँ, तो इंटॉक्सिकेंट्स जो लेगा वो मादक पदार्थ लेने वाला व्यक्ति हो गया। तो यहां पर जो ड्रगिस्ट होगा वो कौन होगा? ए पर्सन क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स। इसका मतलब हो गया कि एक व्यक्ति जो मेडिसिन बेचने के लिए क्वालिफाइड है, मेडिसिन बेचने के लिए क्वालिफाइड है। और मेडिसिन सेल करने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है केमिस्ट। क्या कौन होता है? केमिस्ट। CHEMIST। केमिस्ट का मतलब जो डी फार्मेसी करके, जो आपको पता है लाइसेंस बना करके जो मेडिकल की दुकान करते हैं, तो उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है और इसीलिए वो ही उनके लिए क्वालिफाइड होते हैं। दवा सेल्स करने के लिए कौन क्वालिफाइड होता है? केमिस्ट। कौन होता है? केमिस्ट। तो द रियल जो मीनिंग है इसका वो ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा, ए पर्सन क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स। ठीक है, तो दवा बेचने वाला जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा? ड्रगिस्ट। वो क्या होगा? ड्रगिस्ट। समझ में आ गया? इसीलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, क्योंकि हालांकि तीनों में इसमें नशीले पदार्थ के बारे में बताया गया है। ये भी नशीला पदार्थ, अफीम भी नशीला पदार्थ होता है, लेकिन ड्रगिस्ट का मतलब ये नहीं होता है। ड्रगिस्ट का मतलब होता है केमिस्ट। क्या होता है? केमिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कई एग्जाम में आ चुका है। देखिए आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, आपको कुछ अंदाज होगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है और क्या आपने इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नॉलेज है या आपने कभी पढ़ा है और कुछ आइडिया आपको आ रहा है। ऑप्शन से भी आपको देखना होगा। देखो, दे वर टॉकिंग वेरी लाउडली, पास्ट में हमारा सेंटेंस है, पास्ट में हमारा सेंटेंस है, पास्ट में हमारा सेंटेंस है और वो कह रहा है कि they were talking very loudly, I could not help blank them। देखिए स्ट्रक्चर आपको यहां तक तो दिख रहा होगा आराम से, यहां तक तो आराम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए they were talking very loudly, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। किसका है? इसका मतलब होगा कि वो बहुत जोर से बोल रहे थे। किसने क्या बोल रहे थे? बहुत जोर से बोल रहे थे। लाउडली का मतलब होता है जोर से बोलना। लाउडली का मतलब क्या होता है? तेज आवाज में जोर से बोलना। आई कुड नॉट, आई कुड नॉट, तो देखो आपको पता है कैन नॉट का पास्ट क्या हो जाता है? कुड नॉट। ठीक है, अब इसके आगे एक हेल्प लगा हुआ है। देखिए ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर तब बनता है हमारे ग्रामर में जब आप कोई चीज किए बिना रह नहीं पा रहे हो, प्रेजेंट में और पास्ट में। प्रेजेंट में और पास्ट में, जरूरी नहीं है प्रेजेंट में और पास्ट में। जैसे मान लो कि आपने देखा हो कि कई बार कोई चीज बैन होती है, जैसे आप बस में जा रहे हो, स्मोकिंग करना बैन है, वहां पर लिखा होता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, आप धूम्रपान नहीं कर सकते, धूम्रपान वर्जित है। लेकिन फिर भी हमारे आसपास में ऐसे लोग हैं कि उनको वो चीज किए बिना रह नहीं सकते हो, उनको इतनी तलब लगती है कि हाँ वो चीज करते ही है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप ध्यान रखना, प्रेजेंट में हमारा ये प्रेजेंट बताता है, प्रेजेंट, और ये पास्ट को बताता है। ये स्ट्रक्चर ये होता है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि हम कहें कि सब्जेक्ट होता है हमारा कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प, या हमारा कुड नॉट हेल्प। इसके बाद में ज्यादातर जो वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आती है? आईएनजी फॉर्म। हाँ, आईएनजी फॉर्म का यूज ज्यादातर करते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि ये कहना चाहता है कि ये चीजें वर्जित थी लेकिन फिर भी मैं ये किए बिना नहीं रह सका, फिर भी मैं ये किए बिना नहीं रह सका, मतलब ऐसा मना किया गया था लेकिन फिर भी मैं वो चीज किए बिना नहीं रह सका। या मैं कहूं कि जैसे मैं कहूं कि मुझे डॉक्टर ने चाय पीने के लिए मना किया है कि भाई चाय नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है, लेकिन फिर भी मैं चाय पिए बिना नहीं रह सका, चाय पिए बिना नहीं रह सका। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके सामने देखिए, यहां जो ऑप्शन है वो है आई कुड नॉट हेल्प। अब देखिए इनमें देखिए दे वर टॉकिंग वेरी लाउडली, बहुत जोर से बोल रहे थे। आई कुड नॉट हेल्प
टू ओवर हियर, देखो ये तो आएगा नहीं, आईएनजी फॉर्म नहीं है, ठीक है, कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं है इसमें। तो फोर्थ वाला नन ऑफ देम भी नहीं है, क्योंकि इसमें बता रहा है कि आईएनजी फॉर्म आएंगे। दो ऑप्शन है हमारे पास में, ये वाला ऑप्शन कभी नहीं आता है। ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन जो है टू ओवर, दोनों टू और ओवर दोनों वर्ब के पहले दो प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर रहे हम। प्रीपोजिशन से पहले ओवर का यूज कर सकते हैं। देखो किसी वर्ब से पहले, जैसे हम कहें ओवर ईटिंग, तो जो वर्ब्स के पहले ये ओवर प्रीपोजिशन लगा सकते हैं हम। ओवर ईटिंग का मतलब ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग का मतलब क्या, ज्यादा खाना। तो ये ओवर का जो यूज है वो अक्सर वर्ब्स के पहले करके उसके अर्थ में चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि दे वर टॉकिंग वेरी लाउडली, कि वो बहुत जोर से बोल रहे थे। आई कुड नॉट हेल्प ओवर हियरिंग, ओवर हियरिंग, मैं उस ज्यादा आवाज को सुने बिना नहीं रह सका, मैं उस ज्यादा आवाज को सुने बिना नहीं रह सका। कहने का मतलब ये था कि मैं सुनना तो नहीं चाहता था, सुनना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे क्या सुनना पड़ा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना आप, ये ओवर हियरिंग जो है आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, ओवर हियरिंग, ओवर हियरिंग। ये देखिए ओवर हियरिंग का मतलब है ज्यादा तेज सुनना, ठीक है, ज्यादा तेज आवाज होना, उसको उसके लिए ओवर हियरिंग बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। एक सेंटेंस और बता रहा हूं, देखो मैं आपको, देखिए, आई कैन नॉट हेल्प टॉकिंग टू माई एनिमी। देखिए ये कह रहा है कि वैसे तो मुझे मेरे, जो कहते हैं कि किसी से थोड़ी सी बैर हो जाए या किसी से दुश्मनी से हो जाते हैं तो बोलना चालना बंद कर देते हैं, ठीक है, बोलना चालना बंद कर देते हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आई कैन नॉट हेल्प टॉकिंग टू माई एनिमी, ये कह रहा है कि मैं मेरे दुश्मन से या मेरे शत्रु से बोले बिना नहीं रह सकता, बोले बिना नहीं रह सकता। भाई भले ही हमारे बीच में शत्रुता है, लेकिन मैं उनसे बोले बिना नहीं रह सकता। तो देखो इसमें ये स्ट्रक्चर का हमारा है, कैन नॉट हेल्प के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये हेल्प देखना आप डायरेक्ट, कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, ठीक है। तो ये आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये स्ट्रक्चर। तो इसके बाद में आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, बहुत अच्छे सेंटेंस क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, प्रपोजिशन में पूछा जाता है, ठीक है। प्रपोजिशन देखिए, सी इज फॉन्ड ऑफ मी, ये तो मैंने बताया भी था आपको प्रपोजिशन में, सी इज फॉन्ड ऑफ मी बट विजिट्स मी। चार ऑप्शन है हमारे पास, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली और ऑलवेज। चारों ही एडवर्ब है, चारों ही क्या है, हाँ एडवर्ब है, चारों ही एडवर्ब है। देखिए एक एक को देखिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो उसको पूरा कर रहा है, आपके सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेल्डम सही होगा। कौन सा होगा, सेल्डम सही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे पास जो सेल्डम ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें सेल्डम क्यों होगा, देखिए इसका भी देखिए जब बट लग जाता है ना, बट, आप ध्यान रखना, जब ये बट लग जाता है, ध्यान रखना कि ये हमारे पास में ये जो बट लग जाता है, ये जो बट है, ये बट दिख रहा है आपको, ये कंजक्शन है, ये क्या है, कंजक्शन है। तो जब बट लग जाता है तो दोनों सेंटेंस में एक दूसरों में एडवर्सेटिव कंडीशन हो जाती है, यानी एक दूसरे में विरोधाभास हो जाता है कि इधर जो चीज है उधर वो चीज नहीं है, जो बात इधर हो रही है उसके विपरीत बात बोलेगा, ध्यान रखना। ये इधर बोल रहा है फॉन्ड ऑफ मी, यानी वो मेरे से बहुत क्लोज है, यानी मेरे पास आता है, मेरे पास बैठता है, यानी मेरे से काफी उसके संबंध है, अच्छे हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज आपके लिए प्रिय हो। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रिय होना। जैसे मैंने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, कि मैं म्यूजिक सुनने का बहुत शौकीन हूं। मैंने पहले बताया था आपको फॉन्ड को अगर ऑफ से अलग कर दो तो एक एडजेक्टिव होती है, जिसका मतलब होता है कोई प्रिय चीज, कोई भी प्रिय है आपको, व्यक्ति है, कोई मेमोरीज है। जैसे मैं कहूं कि आई हैव मैनी फॉन्ड मेमोरीज,
मेरे पास काफी फोन्ड मेमोरीज है। मेमोरीज का मतलब स्मृतियां, यादें। मेमोरीज का मतलब क्या होता है? यादें। कि मेरे पास बहुत अच्छी, तो यहाँ फोन्ड जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। फोन्ड के साथ जब ऑफ लग गया, फोन्ड ऑफ, तो ये एक इडियमिक या हम कहें कि फ्रेज का काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी चीज के शौकीन होना आप, या किसी चीज को, कोई चीज आपको अच्छी लगना, ठीक है, कोई चीज आपको अच्छी लगना। तो ये इधर कह रहा है कि शी इज फॉन्ड ऑफ मी, कि वो मेरा फॉन्ड ऑफ है, वो मुझे वो बहुत पसंद है, बट लेकिन मैं सेल्डम विजिट करता हूं उसके पास। क्या करता हूं? सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम। विपरीत अर्थ दे रहा है, एक तरफ तो उसे पसंद कर रहा है, दूसरी तरफ उसका उल्टा दे रहा है। क्या कह रहा है? बहुत कम जाता हूं या कम उसके विजिट करता हूं। तो ऐसी कंडीशन जब बनती है, बट में ध्यान रखना आप, तब हम क्या करते हैं? विपरीत चीज लगाते हैं। कौन सी चीज लगाते हैं? विपरीत। देखो इन तीनों का मतलब एक जैसा है, इन तीनों ऑप्शन का मतलब एक जैसा है, ऑफन, फ्रीक्वेंटली और ऑलवेज। इसमें जो एक्शन होता है वो रेगुलर होता है। एक्शन कैसे होता है? रेगुलर। जैसे कि ऑफन होता है यानी बार बार होता है, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार होता है, और ऑलवेज यानी हमेशा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सेल्डम है उसमें एक्शन है जो एक निश्चित समय के बाद कहें या बहुत कम, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। तो उस कंडीशन में ये कह रहा कि शी इज फॉन्ड ऑफ मी बट आई सेल्डम विजिट, बट शी सेल्डम विजिट मी, शी सेल्डम विजिट मी। लेकिन वो कभी कभी विजिट करती है, कभी कभी विजिट करती है मेरे पास, यानी मेरे पास में कभी विजिट करती है। तो इस तरह से आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी देखिए बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। अगला देखिए आगे हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, शी इज नॉट वेल, शी इज नॉट वेल, शी ऑफन सफर्स वेरी बैड हेडेक्स। देखिए क्या आएगा इसमें आंसर, देखिए इसका क्या आएगा? क्या आएगा? सफर। बिल्कुल सही आंसर, तो सही आ रहा है पीछे से, जोर से थोड़ा सा बोल दीजिए क्या आना चाहिए? ऑन। सही बताओ। बिल्कुल फ्रॉम आंसर बिल्कुल सही है, इसमें फ्रॉम आंसर है वो बिल्कुल सही है। आपको पता भी होगा, ये कई बार आ चुका है। सफर का मतलब होता है किसी चीज से पीड़ित होना, किसी चीज से बीमार होना, पीड़ित होना। तो सफर के बाद सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है, इन चीजों से, बीमारियों से जब आप सफर करते हो, कई बार ये डायरेक्ट फिक्स है, ये जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये पूछ ली जाती है, ठीक है। सफर के बाद में हम फ्रॉम का यूज कर रहे हैं कि मैं उससे सफर कर रहा हूं, फीवर से कर रहा हूं, वेरी बैड, बैड हेडेक्स, यानी हेडेक का मतलब क्या होता है? सिर दर्द। हेडेक का मतलब क्या होता है? सिर दर्द। तो सिर दर्द से वो पीड़ित है, बैड, बहुत ही ज्यादा सिर दर्द है उसको, तो यहां पर फ्रॉम का प्रयोग हम कर लेंगे। तो ये बिल्कुल आसान सेंटेंस है, इनका प्रयोग आपको पहले बता दिया गया है। ऑन का अलग कंडीशंस में होता है, ठीक है, और एट का अलग कंडीशंस में होता है। तो यहाँ ये कंडीशन बिल्कुल नहीं हो रही, ये गलत है तीनों ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास में? फ्रॉम, कि ही इज सफरिंग फ्रॉम, या हम कहें ही सफर्स। तो सी इज नॉट वेल, सी इज नॉट वेल का मतलब उसकी कंडीशन सही नहीं है। सी ऑफन सफर्स, सी ऑफन, ऑफन का मतलब फिर आ गया कि वह प्राय क्या करती है? बीमार रहती है। क्या रहती है? बीमार। ज्यादातर उसके जो बार बार क्या होता है? सिर दर्द होता है। बार बार क्या होता है? सिर दर्द। देखो हेडेक, एक जो होता है ना, ACH, ACH जो हमारे पास में है, ACH, जो एक होता है, ठीक है, जो एक है, देखिए यहां पर कंडीशन हमारे पास CH आ रहा है, इसीलिए यस लगा दिया। तो जो एक है, एक का मतलब होता है दर्द। क्या होता है? दर्द। दो होते हैं, एक पेन भी होता है, एक पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए जो पेन जो होता है, दर्द, वो थोड़ा लंबा चलता है। जैसे हम कहें कि हमारे जॉइंट में पेन हो रहा है, गोडों में, तो वो लंबे समय तक चलता है। हमारे कहीं पर और किसी बॉडी के पार्ट में होता है तो उसका लंबा प्रोसेस होता है, थोड़ा प्रोलोंग होता है वो, ठीक है। एक जो होता है वो जैसे कि दांत में दर्द हुआ, 2-3 दिन रहा, ठीक हो गया। सिर में दर्द अक्सर होता था, फिर ठीक हो जाता है। तो एक में और पेन में अंतर होता है, एक में और पेन में अंतर होता है। हम दांत के दर्द को टीथ एक बोलेंगे, स्टमक एक बोलेंगे। पेट दर्द, पेट दर्द को क्या बोलते हैं? स्टमक एक, ठीक है, पेट दर्द, स्टमक पेन नहीं, स्टमक पेन नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन को आप थोड़ा ध्यान रखें। ये फ्रॉम का यूज, यहां पर प्रेपोजिशंस का यूज पूछा है,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। कंजक्शन का क्वेश्चन है, कंजक्शन का क्वेश्चन है। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो पहले से पढ़ा हुआ है, अगर पहले से पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है नो सूनर डिड द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर्स टुवर्ड, रश हो रहा है इसमें, बीच में एक रश हो रहा है, RUSHED, रश्ड, यहां रश्ड पढ़े, RUSHED, रश्ड। रश्ड का मतलब वैसे दौड़ना होता है, की ओर दौड़ना, ठीक है। रश्ड टुवर्ड्स इट, पैसेंजर के बाद में रश्ड वर्ब है, उसको पढ़े। कौन सा ऑप्शन आएगा, लगाओ, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। देखो इसमें आंसर मिलेगा, बिल्कुल एक हिंट से मिल जाएगा आपको आंसर। बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अराइव्ड, कोई कह रहे हैं सी है, कोई है बी है, सी आएगा, कोई ये फ्यूचर में बता रहा है, चलो सी आएगा, आप कह रहे हो सी आएगा, फ्यूचर में आएगा। अब देखिए इसमें सबसे देखो, आप देखना, आपने क्या देखा वाक्य में, देखा नो सूनर। नो सूनर का मतलब होता है जो ही, नो सूनर का मतलब होता है जो ही, यानी कोई भी एक्शन की बात करें तो जो ही, नो सूनर का मतलब क्या होता है, जो ही। ये कंजक्शन होता है, शुरुआत में हम इसका यूज करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, हमारा जो फ्रंट पोजीशन होती है वहां पर यूज होता है। नो सूनर का मतलब होता है जो ही, जो ही, है ना। अब देखिए यहां क्या लगा हुआ है, डिड, क्या लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है ना, अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। डिड लगा हुआ है, आपको पता है हमारे पास में जब डिड लग जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, हाँ, डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो डिड हमारे पास में जैसे डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये हिंट, ये आपके सामने, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरे को पढ़ने की और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। और मैं क्या बता रहा था आपको कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्विक दिमाग से सोल्व कर सकते हो। क्या देखा आपने और किस तरह से उसे सोल्व कर दिया। देखो नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव, अराइव का मतलब क्या होता है, पहुंचना। अराइव का मतलब क्या होता है, पहुंचना या आ जाना, ठीक है। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफॉर्म, यानी जो ही जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म पर पहुंची, देन द पैसेंजर रश्ड टुवर्ड्स इट। तो पैसेंजर्स की आदत होती है अक्सर, भाई यात्री हम भी जाते हैं ट्रेन पे, तो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पे आते ही इधर उधर भगदड़ मच जाती है, ठीक है। कोई इसमें घुस रहा है, कोई कहां, कोई अपना जो भी कंपार्टमेंट है उसको देखता है, भाई कहां मेरा कंपार्टमेंट है, उसके हिसाब से वो दौड़ते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि देखो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट मीनिंग दे रहा है ये। नो सूनर देन का एक यूज है हमारे पास, ये कंजक्शन में, मैं आगे डिस्कशन करूंगा इसके बारे में। नो सूनर देन, देखो नो सूनर देन का मतलब यहां पर है जो ही या तो ही, जो ही तो ही, कहने का मतलब है जो ही वो एक्शन हुआ, दूसरा एक्शन भी उसी समय होता है, ठीक है। हाँ, कि जैसे ही ट्रेन आई तो पैसेंजर उसकी तरफ दौड़ पड़े, पैसेंजर उसकी तरफ दौड़ पड़े। तो यहां पर हम कहें कि अब मान लो कि यहां तो, यहां हमारे पास में क्या है, डिड दिख रहा है, इसलिए आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। अगर यहां हेड होता तो क्या हो जाता, अगर यहां हेड होता तो क्या होता कि नो सूनर हैड द ट्रेन, क्या होता, ऑप्शन क्या आ जाता, यहां ऑप्शन दे रखा है वैसे हेड, तो ये फोर्थ ऑप्शन अगर यहां होता तो वैसे तो दे रखा है इसमें, लेकिन फिर भी यहां थर्ड फॉर्म, इसको थर्ड फॉर्म माने हम वर्ब की, और यहां हेड नहीं हो मान लो, तो वर्ब की क्या हो जाती, थर्ड फॉर्म, क्या हो जाती, थर्ड फॉर्म, कि नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड, नो सूनर द ट्रेन हैड अराइव्ड। यहां ध्यान रखना, देन के बाद में ये जो दूसरा सेंटेंस है, यहां हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म।
ठीक है, कि जो ही ट्रेन पहुंची पैसेंजर दौड़ पड़े, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म रश का मतलब RUSH, रश की सेकंड फॉर्म रश्ड। रश्ड का मतलब होता है कि इधर उधर हाथ दौड़ना, भगदड़ मच जाना, या हम कहें कि ट्रेन की तरफ दौड़ना या बस की तरफ दौड़ना। ऐसा रश, रश में ग्रुप में एक साथ पैसेंजर का ग्रुप होता है और वो एक साथ दौड़ते हैं, तो रश, भीड़ भीड़ दौड़ती है जब रश में, तो उस तरह से हम उसका यूज करते हैं। तो देखो नो सोनर का अगर यूज आए तो दो चीज ध्यान रखना आप। एक तो ये चीज ध्यान रखना, नो सोनर एक कंजक्शन होता है। क्या होता है? कंजक्शन। नो सोनर देन का प्रयोग एक कंजक्शन के रूप में किया जाता है। इसका मतलब होता है जो ही त्यों ही, जो ही त्यों ही। नो सोनर का अगर ऐसे तो कई पोजीशन होती है, एक मिड पोजीशन भी होती है सब्जेक्ट के बाद नो सूनर की, लेकिन हम शुरुआत में उसे प्रीफर करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नो सूनर के बाद में ये एरर भी मान लेना आपकी, यहां पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। यहां पर सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब का यूज, यानी नो सूनर, फिर हम कहेंगे सब्जेक्ट, फिर हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा। यानी हम कहेंगे कि नो सूनर प्लस सब्जेक्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आगे आपका देन का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा? देन का। तो नो सूनर देन का यूज हमेशा ध्यान रखें आप। इसमें ऐसी कंडीशन में यूज किया जाता है इस कंजक्शन का, जब ऐसी परिस्थिति बन जाए कि जो ही तो ही, यानी ये दोनों एक्शन एक साथ घटित हो रहे हैं एक के बाद एक, तो उस कंडीशन को आप नो सूनर देन का यूज करें। आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, ये भी आपके वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। सी हर अम्ब्रेला, शी हर अम्ब्रेला, शी हर अम्ब्रेला कौन सा आएगा इसमें? देखिए, कोशिश कीजिए, बहुत आसान सेंटेंस है, क्वेश्चंस है। वाइल का यूज हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए। आगे वाइल के बाद में देखो हमारे पास में सेंटेंस है जो कंटिन्यूअस में है। वाइल के बाद में हमारे पास में जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस में है। ऑप्शन देखिए, शी हर अम्ब्रेला वाइल शी वॉज ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग का मतलब पता है आपको क्या होता है? यात्रा करना, जाना आना, ठीक है, उसको ट्रेवलिंग बोलते हैं। तो ट्रैवलिंग जहां हो रही है तो कहीं कहीं हमारा दिमाग अज्यूम कर रहा होगा चीजों की, कहीं कहीं कोई चीज भूलने की बात हो रही है, यहाँ वर्ब भी आ रही है। देखो, एक तो ये देखिए, पहला ऑप्शन तो वैसे ही मुझे लग रहा है गलत है। पहला ऑप्शन तो तीसरा आएगा, ठीक है, तीसरा भी बताएंगे। ठीक है, अब आप तीसरा बता रहे हैं, लेकिन मैं देखो इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या होगा। देखो, पहला ऑप्शन देखिए, सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था ये बात कि ऑप्शन में ये देखिए कि कौन सी चीज बिल्कुल ही गलत है, जिसका कोई वास्ता ही नहीं है, तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। भाई कई बार क्या है, एग्जाम के कई तरह के सेटअप होते हैं। कई एग्जाम ऐसे होते हैं हमारे पास में जिसमें चारों ही ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें आप अंदाज ही नहीं लग सकते कि किसको स्किप करें, किसको स्किप करें। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें एक दो ऑप्शन ऐसे दे देते हैं, चलो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अगर अज्यूम किया जाए, अगर स्टूडेंट कैंडिडेट थोड़ा सा अज्यूम करेगा तो दो ऑप्शन तो गलत दे देते हैं, फिर दो में ही वो आंसर देख पाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन देखिए आपका लॉस, ये लॉस है, LOSE। लॉस का मतलब क्या होता है? खोना, बिल्कुल सही है। ये जो लॉस है, लूज, हाँ लूज, तो यहां पर देखिए ये सेकंड फॉर्म नहीं है, यहां पर ये बिल्कुल नहीं है इसकी सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म ही गलत है, सेकंड और थर्ड फॉर्म गलत है इसकी, तो ये तो पहले ही नहीं होगा। दूसरा हमारा लॉस्ट है, थर्ड हमारा है वॉज लूजिंग, और ये लॉस्ट अलग ही है, इसका कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास। ये लॉस वाला ही, वो LOSS, लॉस यानी हानि, वो वाला है, ठीक है। तो ये LOSS, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, वॉज लूजिंग और लॉस्ट। देखिए सी आएगा, आपके अनुसार सी आएगा, तो देखिए कि दोनों कंडीशन जो है एक साथ घटित हो रही है क्या? इसमें कोई ऐसी कंडीशन देखिए, देखो हर वाइल लगा हुआ सेंटेंस, आप ये मत सोचना कि आप दो हर जगह ही उसमें दोनों कंडीशन एक साथ हो रही है, दोनों एक्शन एक साथ, थोड़ा ऐसे
थोड़ा उसमें पढ़ो, उसको दिमाग लगाओ कि क्या दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, क्या दोनों घटनाएं इस सेंटेंस में एक साथ हो रही है क्या? देखो एक बार, हो रही है क्या? दोनों घटनाएं एक साथ हो रही है, यानी वो यात्रा भी कर रही है और अपना अम्ब्रेला भी खो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है यहां पर। देखिए यही इसमें ट्रिक है। आप कहो कि ये चीजें, आप सोच रहे हो कि दोनों एक्शन, अगर दोनों एक्शन एक साथ होते तो उसको पता रहता है ये चीज। तो यहां पर देखिए ये थर्ड ऑप्शन है वो गलत है इसमें। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें सही आएगा। कौन सा ऑप्शन सही आएगा? सेकंड। ये थोड़ा सा आप लगाइए, क्योंकि वाइल में कई बार क्या होता है कि एक एक्शन पहले से ही कंप्लीट हो गया और एक चल रहा होता है, वैसी सिचुएशन भी बन जाती है। यानी शी लॉस्ट हर अम्ब्रेला व्हाइल शी वाज ट्रेवलिंग। अब इसका मतलब हो गया कि ट्रेवलिंग के दौरान जब वो ट्रेवलिंग कर रही थी तब उसने अपना अम्ब्रेला क्या कर दिया? लॉस्ट, हाँ, खो दिया। तो ये कंडीशन सही आ रही है इसमें। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन को भी देखें, ऐसे नहीं कि हम कई नियमों में बंधे हुए हैं तो नियमों में बंध करके और बस जहां हमें स्ट्रक्चर हमारा लगा उसी को हम लगा दिए। तो प्रश्न को पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से अध्ययन करें, उसका अर्थ बनाएं। भाषा, मैंने पहले भी कहा था कि भाषा में आप कई तरह के फंक्शंस देखते हैं, उसमें उसका अर्थ भी, उसका जो सिमेंटिक जो रोल है, हमारा कहें अर्थ का जो रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम उसका अर्थ समझने और अर्थ पूरा नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, मीनिंगफुल उसे नहीं करेंगे, तब तक वो लैंग्वेज सही नहीं होती, करेक्ट नहीं होती। तो ये था हमारा वर्ब से रिलेटेड एक क्वेश्चन। आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये आ गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। बताइए, ये तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, कौन सा ऑप्शन सही है? एक सेकंड, आर यू गोइंग टू जयपुर टुमारो? आई सेड टू हर। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, कौन सा ऑप्शन आएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए क्वेश्चन मार्क लग रहा है, सीधी सी बात ये है। सबसे पहले जो नरेशन में हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है, उस रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको ये देखना चाहिए कि क्या चीज है जो हटाई जा सकती है, यानी जो सही नहीं है। तो सबसे पहले देखो, शुरू करते हैं। इसमें क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा, आई आस्क्ड हर इफ शी वाज गोइंग टू जयपुर द नेक्स्ट डे। आंसर तो बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा वाला नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, दूसरा वाला नहीं आएगा। देखिए, ये आस्क्ड फ्रॉम हर, ये देखो यहाँ रोंग है। ठीक है, यहाँ गलत है, बिल्कुल फ्रॉम हर नहीं होगा। आई टोल्ड हर दैट शी वॉज गोइंग टू जयपुर, ये टुमारो को चेंज नहीं कर रहा, तो ये भी गलत हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, शी वॉज को चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर टाइम को चेंज नहीं करे, तो यहाँ पर ये भी गलत है, यहाँ पर ये भी गलत है। इसके अलावा यहाँ पर दैट कंजक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? दैट। अब आपको पता है कि हमारे इंटेरोगेटिव में दैट तो लगता ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। एक ऑप्शन ये भी गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, आई आस्क्ड हर इंटरेस्ट, हर इंटरेस्ट, इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं है, नरेशन चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? सही है बिल्कुल। आई आस्क्ड हर, इसको सैड को किस में बदल दिए? आस्क में हर, कंजक्शन में इफ लगा दिए, कंजक्शन में क्या लगा दिए? इफ। और शी को चेंज कर, देखो यू को चेंज करेंगे तो यू किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? हर की। और हर का क्या हो जाएगा? सी। हर का क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सी हो गया। और आपको पता है ईजेएमआर को जो ईजेएमआर होती है वो हमारा